रेजोनेंस से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। रेजोनेंस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। रेजोनेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। मैं सिर्फ उतना ही डिस्कशन करूंगा जितना हम लोगों को बोर्ड के लिए चाहिएगा, ठीक है। रेजोनेंस हम लोग पढ़ते क्यों थे, तो इसमें था कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेन नहीं कर सकते। टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज वी नीड टू ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, और उन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे हम लोग O3 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते थे, बेसिक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो O3 मॉलिक्यूल में क्या था, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। एक बच्चे को स्ट्रक्चर बनाने को बोला, एक ने आप लोगों में से किसी ने ये बना दिया। दूसरे बच्चे को बोला गया तो वो बोला कि सर इसको ऐसे बना दो, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ये ऑक्सीजन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला स्ट्रक्चर सही है। अभी फिलहाल के लिए तो दोनों ही सही है। 1 और 2 में दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं, बस हमने पोजीशन और डबल बॉन्ड को एक ने इधर बनाया तो दूसरे वाले ने इधर बना दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 के अकॉर्डिंग आपसे पूछे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे लेंथ जो है ना, ये बॉन्ड अगर ए है और ये वाला बॉन्ड अगर बी है, ठीक है, तो स्टूडेंट ए 1 के अकॉर्डिंग ए का जो लेंथ है वो कम होना चाहिए, बी का लेंथ ज्यादा होना चाहिए। स्टूडेंट 2 के अकॉर्डिंग उल्टा होना चाहिए, बी का लेंथ जो है वो कम होना चाहिए और ए का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का लेंथ कैसा होता है, ज्यादा होता है। डबल बॉन्ड का लेंथ कैसा होता है, कम रहता है ना। बेसिक आइडिया आप लोगों को इतना आई होप सभी को होगा, ठीक है। लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो तो क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ए का ज्यादा होना चाहिए बी से, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट 1, और यहाँ पे बी का ज्यादा होना चाहिए ए से। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला कि दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है, दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो भी कैसा है, वो भी इक्वल ही है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, रेजोनेंस। मतलब इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं था। इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये RS1 हो गया और ये RS2 हो गया। इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता। एक्चुअल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बना। ये आपको दिख रहा होगा, है ना। ये वाला एक्चुअल स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि देखो ये वाला पाई बॉन्ड कभी इधर था तो हमने कभी इधर इसको शिफ्ट करा लिया, तो ये कभी इधर प्रेजेंट रहेगा पार्शियल बॉन्ड की फॉर्म में, कभी इधर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग और भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस में। तो ये इसको हम लोगों ने क्या बोला, इट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इनमें से ट्रू स्ट्रक्चर कौन होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ये मैं आपको ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि 12th क्लास के लिए, कोर लेवल के लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं है। जितना है हम लोग उतना डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। समझ आया, तो इसको हम लोग क्या करें, रेजोनेंस हाइब्रिड करें। इनमें से एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अभी इन दोनों में स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस था, आप फिर से बताओ। पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन था वो डिफरेंस था। तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम रेजोनेंस की बात करें, सो इट इज डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, दिस इज नोन एज रेजोनेंस, ठीक है। इसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो कंडीशंस का मतलब क्या होता है, तो कंडीशन सिर्फ एक ही है। कंडीशन ये है कि फॉर रेजोनेंस देयर शुड बी पैरेलल p ऑर्बिटल्स, और वी कैन से d ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन। पैरेलल p और d ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अगर पैरेलल p और d ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में रहता है, सो इट इज, उसमें रेजोनेंस हो सकता है। अगर p और d ऑर्बिटल्स दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस का एक ही कंडीशन है, p और d ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अभी कॉन्जुगेशन से क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेशन से मतलब ये समझिए जैसे हम लोगों के पास में कार्बन एटम्स हैं, तो इनके पास में क्या होना चाहिए, प्योर p ऑर्बिटल्स होना चाहिए। p का शेप आपको होता है ऐसा रहता है। तो सबके पास में अगर p ऑर्बिटल्स रहेगा तो इसका मतलब ये आपस में ओवरलैप कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक ये इधर ओवरलैप कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अब इधर से लेके यहाँ तक इसमें घूम सकता है, डीलोकलाइज कर सकता है, जिसको हम रेजोनेंस बोलेंगे। मैं आपसे पूछूं, क्या ये वाले सिस्टम में रेजोनेंस होगा, क्या ये वाले सिस्टम में रेजोनेंस होगा।
आप बताओ क्या ये वाले सिस्टम में रेजोनेंस होगा? तो आप बोलेंगे कि इसमें रेजोनेंस होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है इधर साइड में, इस वाले सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया तो इधर रेजोनेंस नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो इधर साइड में रेजोनेंस हो रहा है, इधर साइड में रेजोनेंस नहीं हो रहा। सबके पास में पी या डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए तो रेजोनेंस हो सकता है। तो इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितने तरीके का कॉन्जुगेशन रहता है। ठीक है। तो सर कॉन्जुगेशन ये में मैं हम्म, क्या कह रहे हो सर सर? ये दोबारा बता दो एक बारी। तो सबके पास में जितने भी हम लोगों के पास में कार्बन आइटम्स है उनके पास में पी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रेजोनेंस होना चाहिए तो सबके पास में होना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे और कार्बन आइटम्स बनाता हूँ, इसमें आप देखिए इतने सारे मैंने आइटम्स बनाए, जहां तक ये पी ऑर्बिटल्स आपस में कॉन्जुगेशन में रहेंगे यहाँ तक रेजोनेंस हो जाएगा। अगर यहाँ ब्रेक हो गया, इधर अब नहीं होगा। अगर यहाँ भी ऑर्बिटल्स होता तो फिर सारे के सारे में हो जाता। ठीक है। तो हम लोगों के पास में क्या होना चाहिए? प्योर पी और डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए फॉर द कॉन्जुगेशन। ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन का। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन कितने तरीके का रहता है और वो भी मैं सिर्फ बोर्ड लेवल तक डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके काम है। तो इसमें ना टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में सबसे पहला कॉन्जुगेशन होता है पाई सिग्मा पाई का। यानी अगर आपको ऐसे बॉन्ड्स मिलते जाए, पाई मिल जाए फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, ऐसे मिलता रहे तो उसका रेजोनेंस होता रहेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हम लोगों के पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो आपको देखना है पहले टाइप का कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई ऐसे मिल रहा है, इसका मतलब हो जाएगा। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, आपसे पूछे इसमें होगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? तो आप बोलेंगे इसमें नहीं होगा, हमारे पास पाई है फिर सिग्मा फिर सिग्मा फिर पाई, दो बार सिग्मा मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूएशन में मिलना चाहिए, पाई सिग्मा पाई ऐसे करके होना चाहिए। एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कोई होता तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पे हमको पाई मिल रहा है फिर सिग्मा है फिर पाई है तो यहाँ तक तो रेजोनेंस हो रहा है, फिर हमको दो सिग्मा मिल गया इसलिए इधर साइड में नहीं होगा। तो इसमें ये वाला सिस्टम सिर्फ कॉन्जुगेशन में है। तो आपको पी ऑर्बिटल्स नहीं ढूंढना है, आप हम लोग डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं पाई सिग्मा पाई मिल गया इसका मतलब कॉन्जुगेशन होगा, वहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा टाइप इसमें हो सकता है कॉन्जुगेशन में, पाई सिग्मा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मिल जाए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मिल जाए, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज मिले, इन सब केसेस में हो सकता है। ठीक है। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, बट इफ इट इज दिस नेगेटिव इज ऑन बोरॉन तो नहीं होगा। मैं इसको लिख रहा हूँ लेकिन ये बोर्ड में कभी नहीं पूछेगा बोरॉन वाला कंडीशन है, उतना डिफिकल्ट नहीं पूछता आपको, तो कार्बन पढ़ना है सिर्फ, ऑक्सीजन भी नहीं पढ़ना। अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव भी आपको कभी नहीं देने वाला, कार्बन ऑक्सीजन चलने वाला है। जैसे आपसे ऐसा कुछ हो जाए ना, ऐसा हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। कैसे होगा? हम लोगों को मिल गया पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव मिल गया। हाँ एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? तो आप बोलेंगे पाई सिग्मा नेगेटिव। वो कॉन्जुगेशन चल रहा है, पहले पाई सिग्मा पाई का है फिर नेगेटिव चार्ज का है। जैसे बेंजीन का एग्जांपल हम ऊपर में लिख सकते थे, इधर वाला जो एग्जांपल लिख रहे थे फर्स्ट वाला, इसमें बेंजीन लिख सकते थे। क्या बेंजीन में रेजोनेंस होता है बताइए आप लोग? तो आप बोलेंगे होता है, इसमें पाई है फिर सिग्मा है फिर से पाई है फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, तो पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है सारे सारे सिस्टम में, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। तीसरा टाइप का जो कॉन्जुगेशन है वो है पाई सिग्मा और कार्बन पे अगर पॉजिटिव है तो, सी पॉजिटिव लिख रहा हूँ मैं स्पेशली, और कोई एटम होगा उससे पॉजिटिव हुआ तो आप रेजोनेंस उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। लाइक अगर एन पे प्लस आ जाए ओ पे प्लस आ जाए तो इन सब में रेजोनेंस नहीं होता। कार्बन पे प्लस होता है तो रेजोनेंस होता है। तो पाई सिग्मा कार्बन प्लस होगा तो भी हो जाएगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। क्या हो रहा है? हम लोगों को मिल रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन। ठीक है। जैसे अगर मैंने ऐसा कोई सिस्टम बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे हो जाएगा? हमारे पास में है पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर भी आप देखेंगे हमारे पास में पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ भी देखेंगे पाई सिग्मा पाई, पूरे में रेजोनेंस होगा। ठीक है।
तो इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि हम लोग किस वाले कंडीशन में रेजोनेंस करा सकते हैं और कौन सा वाले कंडीशन में रेजोनेंस नहीं करा सकते। ठीक है, इतना सबको समझ आ रहा है ना। फोर्थ कंडीशन जो होता है दैट इज पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल। एक अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो भी हो जाता है, फ्री रेडिकल का अगर है तो भी हो जाएगा। ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछने वाला, जैसे आपसे पूछे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फ्री रेडिकल इसमें भी हो जाता है। पांचवा कंडीशन मैं उधर भी लिख सकता था, लेकिन इसको ऐसे समझ लेते हैं, पाई सिग्मा और लोन पेयर अगर मिल जाए। पाई सिग्मा लोन पेयर वाला कंडीशन क्या है, जैसे आपके पास होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इसको मैं OH लिख देता हूँ यहाँ पे ना, OH। ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर्स होते हैं। या फिर ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, ऐसा कुछ होता है, इसमें भी लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, पाई सिग्मा लोन पेयर मिल रहा है। यहाँ पे भी मिल रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर। और आप लोग ऐसे समझें, आपके पास हेलोजेंस भी हो सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, कोई भी हेलोजन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके पास तो तीन तीन लोन पेयर्स होते हैं, तो वहां भी रेजोनेंस हो जाएगा। ये सारे कंडीशन सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा, पूरा का पूरा सिस्टम में कॉन्जुगेशन। ठीक है, इन द होल सिस्टम वी हैव कॉन्जुगेशन, पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन है तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमने अभी ये तो समझ लिया कि रेजोनेंस कब कब होगा। मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, एक बार मैं एक साथ लिख देता हूँ, पाई सिग्मा। पाई का कॉन्जुगेशन हो सकता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का, हो सकता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का, हो सकता है कार्बन पे फ्री रेडिकल का, हो सकता है और लोन पेयर का हो सकता है। ठीक है, इतने सारे तरीके के कॉन्जुगेशंस होते हैं, मैंने एक साथ सारे लिख दिए। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ, और ये वाला जो है वो अलग कलर से कर देता हूँ कि ये इनके साथ में ये वाला सिस्टम में से कुछ भी होगा तो चलेगा, तो रेजोनेंस हो जाएगा। अब हम लोग बातें करेंगे कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। उसको आप ध्यान से एक बार में समझेंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको सब लोग बहुत अच्छे ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, ये वाला जो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को इसको यूज करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होगा हमको, अब हमारे पास कोई भी एक चैप्टर भी ऐसा नहीं होगा जिसको हम लोग बिना इसके पढ़ सकते हैं। एक भी चैप्टर नहीं है सर ऐसा, सब जगह हम लोगों को इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, तो ये वाला कंडीशन है। देखो, हमको ना ये बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म करने होते हैं। बॉन्ड को ब्रेक करने का, अभी आप किसी भी डायरेक्शन में ये बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो ये वाला बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दिया, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। इतना समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं। अब ये वाले बॉन्ड को हमको किधर ब्रेक करना चाहिए, आप लोग मुझे बताओ। इधर अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ माइनस प्लस आएगा, और ये दोनों आपस में नया बॉन्ड बना लेंगे प्लस माइनस मिलके। अगर आपने इसको इधर ब्रेक किया तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये बॉन्ड नहीं बना सकते। समझ आया। तो आपने अगर बॉन्ड को इधर ब्रेक किया तो दूसरा बॉन्ड भी आप इधर ब्रेक करो। या फिर आप ऐसा कर सकते थे, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक कर सकते थे, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक कर सकते, तो भी चल सकता था। समझ आया। जिस डायरेक्शन में आपने पहले ब्रेक कर दिया, दूसरे वाले बॉन्ड को भी उधर ब्रेक करो। अब इस बॉन्ड को भी आपको साथ में इधर ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। देखिए ये वाला CH2 पे प्लस रह जाएगा। नया बॉन्ड कहाँ कहाँ फ्रेम होगा, इस माइनस और इस प्लस के बीच में। तो आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ये स्ट्रक्चर बन गया। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दूसरा वाला। इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे आप लोग, इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे, तो आपके पास होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये वाला बॉन्ड भी पार्शियल डबल बॉन्ड था, ये वाला भी पार्शियल डबल बॉन्ड था, ये वाला भी था। चार्ज बताइए, इसमें तो कुछ नहीं था, हमने तोड़ के बनाया, इसमें तो कुछ नहीं था। इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो आप बोलेंगे ये वाला कार्बन पे आता है पार्शियल माइनस और इस पे आता है पार्शियल प्लस, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। समझ आया क्या। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपके पास ऐसा होता है, सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, बस मैं एटम चेंज करने वाला हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2, क्या इसमें रेजोनेंस होगा। आंसर में ये सुनो, चैट पे आप लोग सब लोग बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा।
क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा? सभी लोग आंसर करो। तो होगा ना, हमारे पास में सेम टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। इसमें भी रेजोनेंस होगा। इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, अब आपको थोड़ा सा केयरफुली समझना है। ये वाला बॉन्ड को हमको किधर तोड़ना चाहिए? इधर तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। इधर तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा और ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो हमेशा हमको बॉन्ड को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ना होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू गेट द नेगेटिव चार्ज। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नेगेटिव चार्ज मिलता है तो देन इट विल बिकम मोर स्टेबल। समझ में आया? तो आप लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऑलवेज टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको इधर ब्रेक करेंगे, इसको फिर आपको इधर ही ब्रेक करना पड़ेगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग कैसे ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगा CH2 प्लस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे O। इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना। इसका भी अगर आपको हाइब्रिड ड्रॉ करना है RH, तो भी आप सेम तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। CH2 CH, N सिंगल बॉन्ड O O। ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे आएगा पार्शियल माइनस और यहाँ पे आएगा पार्शियल प्लस। ठीक है सर, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अभी अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, आपको पूछे हमको इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब हम बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं उनके ड्रॉ करेंगे। उसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो ऐसा टाइप का जैसे OH लगा होगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हो सकता है, यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हो सकता है, और यहाँ पे कोई भी हैलोजन लगा हो सकता है। आपके सिलेबस में यही ग्रुप्स हैं। तो इसके केस में सारे स्ट्रक्चर सेम बनेंगे। पहला कंडीशन है ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। दूसरा कंडीशन है बेंजीन आपके पास लगा हुआ है और यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे CN ग्रुप लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे CH2 प्लस लगा हुआ है। इनका स्ट्रक्चर हम लोग एक तरीके से बनाते हैं। ठीक है। इन ग्रुप्स को हम लोग, ये जो है ना रेजोनेंस जो है वो दो तरीके का होता है, प्लस M और माइनस M। तो इन ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर द प्लस M इफेक्ट। और ये सब क्या शो करते हैं? माइनस M। प्लस का मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो? क्या डेफिनेशन दी थी? मनी को लेके बताया था ना कि पैसा अगर आपको चाहिए तो जो आपको दे के जाएगा वो प्लस, और जो आपसे लेके जाएगा वो माइनस। तो प्लस M का मतलब क्या था? जो सिस्टम में पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को। माइनस का मतलब क्या था? जो पुल करते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं दे पुश इलेक्ट्रॉन्स इनटू द सिस्टम। ये पुश करेंगे और ये जो है दे विल पुल इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सिस्टम। ये भी थोड़ा डार्क करके यहाँ बना देता हूँ। दे विल पुश इलेक्ट्रॉन्स इनटू द सिस्टम, दीज ग्रुप्स विल पुल इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द सिस्टम। कैसे पुश और पुल करते हैं उसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे हम लोगों के पास वी हैव द बेंजीन रिंग। ठीक है। अब आप लोगों को इसको ना बहुत अच्छे तरीके से समझना है। यही हमको प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा। ठीक है। ये प्रैक्टिस हो गया, हमारा रेजोनेंस का काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं करनी है। बेसिक रेजोनेंस ड्रॉ करना आ गया कि इसमें कितने बन रहे हैं वो आ गया। हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। OH के पास में लोन पेयर्स है। अभी आप मुझे बताइए ये वाले बॉन्ड को हमें किधर ब्रेक करना चाहिए? दिस वन। इसको अगर मैं इधर ब्रेक करूंगा, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस। और ये भी तो नेगेटिव चार्ज। ये क्या ये बॉन्ड बना सकते हैं आपस में? आप बोलेंगे नहीं बना सकते। लोन पेयर और नेगेटिव, इनके पास तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना। तो हमेशा लोन पेयर और नेगेटिव से बॉन्ड को दूर की तरफ तोड़ना होता है। आप इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? प्लस, और यहाँ पे कैसा आएगा? माइनस। देखो एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आप अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। इस बॉन्ड को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इस बॉन्ड को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ये बॉन्ड तोड़ा हमने, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे है OH, यहाँ पे ये देखो, ये लोन पेयर और प्लस मिलके एक नया बॉन्ड बना लेंगे इधर, और ये पॉजिटिव चला जाएगा ऑक्सीजन। समझ आया? अब ऑक्सीजन पॉजिटिव क्यों जा रहा है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का आ रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। और जो इसका दो इलेक्ट्रॉन आएगा, एक तो उसने खुद के लिए दिया, एक इसको दे दिया, जिस वजह से प्लस आ गया। समझ आया? अब ये हो गया, पहला कॉन्जुगेशन था लोन पेयर सिग्मा और पाई का। अब ये कॉन्जुगेशन हो जाएगा नेगेटिव सिग्मा पाई का। अब नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब कॉन्जुगेशन किसका हो जाएगा सर? नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन हो जाएगा जो आगे बढ़ने वाला है। अब आप क्या करेंगे? अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे आप इधर।
यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। आप एक बार ध्यान रखिएगा, आपने अगर एक बार इधर तोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे बॉन्ड आपको एंटी क्लॉकवाइज ही तोड़ने हैं। एक बार समझना है कि कैसे तोड़ना है बस। ठीक है। ये आप डायरेक्टली याद भी करके रखते हो तो रख सकते हो, क्योंकि मैंने सारे ग्रुप्स को भी क्लासीफाई कर दिया, कौन से ग्रुप में किधर तोड़ेंगे और कौन से ग्रुप में किधर तोड़ने वाले होंगे। इधर आपने तोड़ा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे देखिए। इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये ओ एच प्लस जैसे ऐसे ही रहेगा, यहाँ वाला बॉन्ड जैसा ऐसे ही रहेगा। ठीक है। ये एटम्स जो है इधर, ये माइनस और ये प्लस मिलके एक नया बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बॉन्ड इधर बन गया। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर से अब इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर? नया स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इस बॉन्ड को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ये बॉन्ड इधर था, इन दोनों ने मिलकर नया बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे रह गया नेगेटिव चार्ज। अब वापस से क्या करेंगे, इस बॉन्ड को वापस से ऑक्सीजन की तरफ तोड़ देंगे, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, एक और स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे O, O के पास H, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे बॉन्ड बना पहले से था, ये प्लस माइनस एक नया बॉन्ड बना लेंगे, नया बॉन्ड बना दिया। क्या सारे स्ट्रक्चर समझ में आगे बनाना? 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कैसे बनाया, एक बार हम लोगों ने बॉन्ड को तोड़ना सीखा, सारे बॉन्ड एक ही तरीके से टूटते हुए चले। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर इसका आप हाइब्रिड बनाओगे, अगर इसका आप हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा बनेगा, इसको आप ध्यान से इसको भी समझिएगा। यहाँ हमारे पास ओ एच है, ये पूरे में पार्शियल बॉन्ड आने वाला है, इसलिए बेंजीन में हम लोग सर्कल करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आया था, नेगेटिव कहाँ कहाँ आया उसको समझिए। पहली बार यहाँ नेगेटिव आके रह गया, फिर यहाँ नेगेटिव आके रह गया, और फिर यहाँ नेगेटिव आके रह गया, यानी ये पोजीशन। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, और यहाँ पे माइनस आ रहा है। ये इसका बन गया रेजोनेंस फाइब्रिड। ठीक है। समझ आया क्या? सबको समझ में आ गया? तो ऐसे हमने इसके 5 स्ट्रक्चर्स बनाए, इन सभी के सेम स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। बस हम ग्रुप को हटा के यहाँ पे NH2 रख दिया करेंगे, और इस NH2 को प्लस लेके सब में रख देंगे, सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। Cl होगा तो यहाँ Cl रख देंगे, यहाँ Cl प्लस आ जाएगा, सब में Cl प्लस Cl प्लस Cl प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? OCH3 होगा तो यहाँ OCH3 रख देंगे, H की जगह पे CH3 आ जाएगा, सब में सेम स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो सारे स्ट्रक्चर सेम तरीके से बनते हैं, जितने भी प्लस एम ग्रुप्स होते हैं उनके। अब बात करते हैं दूसरा ग्रुप क्या है हम लोगों के पास, माइनस एम। उसमें एक एग्जांपल से उसको समझते हैं। उनके भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जो माइनस में इफेक्ट हो कर रहा है। अभी आप देख रहे हो ना, इसको हम प्लस एम क्यों बुला रहे थे, वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, नीचे की तरफ आया ना, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने इधर आया, इसलिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। प्लस एम इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स दिया उसने। जो बाहर की तरफ खींचेगा वो माइनस एम होगा। अभी आप बताइए, ये वाला बॉन्ड आप कैसे तोड़ेंगे? पहले ये वाला बॉन्ड किधर तोड़ेंगे, दिस वन। किधर तोड़ेंगे ये वाला बॉन्ड, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों तोड़ेंगे ऑक्सीजन की तरफ? क्योंकि ऑक्सीजन कैसा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा। अब इसके लिए ये वाले बॉन्ड को भी आपको इधर ही तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जिधर तोड़ दिया उधर ही तरफ तोड़ते जाओ। अब देखिए क्या बनेगा, ये प्लस माइनस एक नया बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड C। यहाँ पे H है, यहाँ O के पास हो जाएगा माइनस, थोड़ा नीचे इसको खिसका लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ O के पास में क्या हो जाएगा, माइनस। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा प्लस, इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब इस बॉन्ड को आप प्लस की तरफ तोड़ते जाइए, जैसे आपने तोड़ा यहाँ क्लॉकवाइज तोड़ रहे हैं, तो क्लॉकवाइज तोड़िए, माइनस और प्लस। ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्या बनेगा। अभी सबको समझ में आने लगे होंगे ना ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे ऐसे यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा, हियर वी हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज वी है। नेक्स्ट को तोड़िए, वापस से इसको इधर तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा सर, माइनस, और यहाँ पे आएगा प्लस। आप देखिए क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे H रहेगा, ये बॉन्ड इधर इधर ही रहेगा, ये इधर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट में आप लोग क्या करेंगे, इसको इधर तोड़ेंगे,
यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। अब देखो दोनों बॉन्ड्स एक साथ बन जाएंगे। कौन से बताइए आप लोग। ये बॉन्ड था, ये भी है। ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाएंगे और ये प्लस माइनस दूसरा बॉन्ड बना लेंगे। तो एक बॉन्ड इधर बनेगा, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ एच, ये बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। और इसका अगर आप लोग हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहेंगे, आर एच, तो भी सेम तरीके जैसे अभी हम ड्रॉ कर रहे थे, वी कैन डू द सेम। ये सारा पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा, सी ओ। ये वाला भी पार्शियल बॉन्ड होगा, ये वाला भी पार्शियल बॉन्ड होगा। यहाँ पे आ रहा था माइनस, प्लस कहाँ कहाँ पे आ रहा था, इधर, इधर और इधर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो प्लस कौन सी पोजीशन पे है, इन पोजीशंस को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, आपको पता होगा, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो प्लस कौन सी पोजीशन पे आया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। माइनस कौन सी पोजीशन पे आया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो कौन सी पोजीशन पे काम करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे काम करता है। मैं लिख देता हूँ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग दूसरा नाम से किससे जानते हैं, इसी को हम लोग मीजोमैरिक इफेक्ट भी कहते हैं। वर्क्स एट बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहाँ पे काम करता है सर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे काम करता है विद इक्वल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है एंड इज एब्सेंट एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे कोई भी एम इफेक्ट काम नहीं करता है एंड इज एब्सेंट एट मेटा पोजीशन। समझ में आया। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो कौन सी पोजीशन पे काम करेगा, इट विल वर्क एट ऑर्थो एंड पैरा पैरा पोजीशन। और कौन सी पोजीशन पे एब्सेंट रहता है, इट इज एब्सेंट एट मेटा पोजीशन। मैं वापस से लिख देता हूँ। एक और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, एम इफेक्ट इज मच मोर पावरफुल देन, एम इफेक्ट इज मच मोर पावरफुल देन आई इफेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी ग्रुप दोनों इफेक्ट शो करता है तो उसमें एम इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। आप ऐसे समझिए, जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, जो ग्रुप नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स कहते हैं। खींच रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और जो ग्रुप्स पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं, जो ग्रुप्स पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। वी कॉल देम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो क्या हो गया, ई डी जी। दो तरीके का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अभी आप लोग मुझे बताइएगा कि ये ग्रुप कैसा है। जैसे आपसे पूछूं, मैंने बेंजीन पे ओ एच ग्रुप लगा दिया, आप मुझे बताओ ये डोनेटिंग है या विदड्रॉइंग है, कैसा ग्रुप है। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप इट इज, डोनेटिंग ग्रुप और विदड्रॉइंग ग्रुप। तो देखिए, ये जो ओ एच है ना, इस पे लोन पेयर्स है। अभी मैंने बताया था ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और साथ साथ में ये माइनस आई भी है। माइनस आई क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई भी शो करेगा। लेकिन इन दोनों में से चलेगी कौन से इफेक्ट की, दो इफेक्ट इसने शो किया ना, तो ये डोनेटिंग हुआ, क्योंकि ये कौन सा वाला इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। प्लस एम और माइनस आई में से कौन ज्यादा पावरफुल है, प्लस एम इज मोर पावरफुल, ये प्लस एम शो करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर बेंजीन सिस्टम पे लगा हुआ है तो। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक और ग्रुप लगाया, मैंने बेंजीन सिस्टम पे एक ग्रुप लगाया, मानो मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। तो NO2 ग्रुप कैसा होता है अगर बेंजीन सिस्टम पे लगा हुआ है, कैसे टाइप का वो इफेक्ट शो करेगा। तो देखिए, इसमें ये कैसा होता है, ये माइनस एम होता है, साथ साथ में माइनस आई भी है, दोनों इसके एक ही तरीके के इफेक्ट हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया। मैंने बेंजीन पे OCH3 ग्रुप लगाया, OCH3, वो कैसा इफेक्ट शो करेगा। OCH3 कैसा होता है बताइए मुझे। इट इज प्लस एम, साथ साथ में माइनस आई भी है, लेकिन डोनेटिंग इफेक्ट कौन सा वाला होगा, सॉरी डोमिनेटिंग कौन होगा, प्लस एम। तो ये भी कैसा हो गया, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ आ रहा है। बट द स्पेशल थिंग इज अबाउट हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस आर
ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है सर। आप बोल सकते हैं इन केस ऑफ हैलोजेंस उनका माइनस आई इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन प्लस है। उनके भी तो दो इफेक्ट्स है ना, अगर आप हैलोजन को आप कनेक्ट करेंगे, आपने बेंजीन रिंग पे क्लोरीन कनेक्ट कर लिया, तो देखिए ये माइनस आई है, साथ साथ में इसके पास लोन पेयर्स भी है, तो वो क्या है, प्लस एम भी है। लेकिन यहाँ पे मोर पावरफुल इफेक्ट कौन सा वाला होता है, इसमें माइनस आई। तो दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हैलोजेंस में, हैलोजेंस में सिर्फ लगाना है, बाकी कहीं पे नहीं। हालांकि इसका एक डीप लॉजिक है, उसका वजह है कि इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, खाली डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझिए हैलोजेंस आर ऑलवेज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। हाँ, इसमें आपको ऑर्डर याद रखना है कि उनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, किस हैलोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किसका कम होता है, तो उसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। जब दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन मतलब कहीं ऐसी जगह पे लगे हुए हैं जहां पे कोई रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है। तो FCl Bri रहता है। ठीक है, क्या रहता है, FCl Bri। F is more powerful withdrawing group, but when they are in conjugation, बट जब वो कॉन्जुगेशन में रहते हैं, कॉन्जुगेशन में रहने का मतलब क्या होता है, मतलब दे आर इन रेजोनेंस, रेजोनेंस वो कर रहे हैं, तो फिर ClFBri रहता है। अब इसको ना इन कॉन्जुगेशन नॉट इन कॉन्जुगेशन को समझ सकते हैं। नो रेजोनेंस कहाँ होता है, मेटा पोजीशन पे, अगर मेटा पे लगा दिया तो ये वाला ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं। और इन रेजोनेंस कब होते हैं, ऑर्थो इन पैरा पोजीशन पे, भाई मेटा पोजीशन पे तो नहीं रेजोनेंस होता, अगर बेंजीन रिंग की बात करें तो। और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं तो Cl इज मोर पावरफुल देन फ्लोरीन, मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं तो फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन Cl, क्लोरीन। ठीक है। अब इसके ना एप्लीकेशंस में हम ज़्यादा अभी डिस्कशन नहीं करने वाले, क्योंकि हम चैप्टर जब आएगा तो डिस्कस करेंगे, आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने प्रैक्टिस करने हैं बस। ठीक है। स्टेबिलिटी हम लोग बता सकते हैं, और स्टेबिलिटी को मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। अगर कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी डिस्कस करना चाह रहे हो तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्लस एम और प्लस आई। अगर कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी डिस्कस करना चाह रहे हो तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, माइनस एम और माइनस आई। मैंने क्या बताया था, प्लस को प्लस सपोर्ट करता है, माइनस को माइनस सपोर्ट करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, माइनस आई एंड माइनस एम। यहाँ पे भी इट इज गोइंग टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बन आयंस। ठीक है। तो कार्बोकटाइंस का स्टेबिलिटी पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ाते हैं, नेगेटिव इफेक्ट घटाते हैं। कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी नेगेटिव इफेक्ट्स बढ़ाते हैं, इन पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है वो घटा देते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करता है, चार्ज डेंसिटी को, सॉरी, जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं वो, और वो कटाइंस की चार्ज डेंसिटी को कम करता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कार्बन आयंस की चार्ज डेंसिटी को कम करता है। ठीक है। ये लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे, इस हिसाब से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप मुझे बताइए विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, स्टेबल कौन है वो आपको बताना है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया, हमारे पास में है CH2+, और एक और मैंने लगाया CH2+। यहाँ पे मैंने लगाया है NO2 ग्रुप, और यहाँ लगाया OCH3 ग्रुप। विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दिस टू, बताइए। A और B, दो ही दो 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 ही अभी मैं पूछ रहा हूँ, A और B में से बताइए। एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसको आंसर कीजिए तब तक आप लोग। आई चेक द चैट बॉक्स, आप लोग आंसर कर दीजिए। एक और मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ।
फर्स्ट में कौन होगा? सिर्फ एक, चार लोगों ने आंसर किया है फर्स्ट में। सब बोल रहे हैं ए इज मोर स्टेबल देन बी। ए ज्यादा स्टेबल होगा सर। देखिए पहले वाले में ध्यान से समझना, पॉजिटिव चार्ज हमने लगाया हुआ है। NO2 कैसा ग्रुप होता है, अभी डिस्कस किया था। NO2 इज अ माइनस एम ग्रुप, NOCH3 इज अ प्लस एम ग्रुप। तो प्लस इंक्रीज करेगा ना स्टेबिलिटी को। तो कौन इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को? प्लस ग्रुप। समझ आया या नहीं आया? ठीक है। दूसरे वाले में आंसर करना, दूसरे वाले में। अभी हमने माइनस है, और माइनस में भी थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना, क्योंकि FCl हमेशा कंफ्यूज कर सकता है। F कैसा ग्रुप है? इट इज माइनस आई। ये भी कैसा ग्रुप है? माइनस आई। लेकिन कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं? पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पे किसका इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होगा? Cl ज्यादा पावरफुल होगा फ्लोरीन से। ये ज्यादा स्टेबल होगा। गॉट इट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना? और अगर हमने मेटा पोजीशन पे लगाया हुआ है, इसमें आप देखिए कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे कौन ज्यादा पावरफुल होता है? F ज्यादा पावरफुल होता है Cl से। ये ज्यादा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइए चलिए। हम लोगों के पास में ऐसा कुछ है, CH2 माइनस, मैं चार स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ। CH2 माइनस। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। मैंने इधर Cl लगाया, यहाँ पे Cl लगाया, और यहाँ पे Cl लगाया। बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? ABCD को आप अरेंज कीजिए। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है? बताइए आप लोग। तो हैलोजन में कौन सा इफेक्ट लगता है? हैलोजन में कौन सा इफेक्ट लगता है? पोजीशंस बता दूं। ये हम लोगों के पास बेंजीन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको भी सब लोग। ये ग्रुप हमने लगा दिया, कोई भी ग्रुप हमने लगा दिया ना। तो जहाँ पे ग्रुप लगा ना उसको वन पोजीशन कहते हैं। ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया। इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे आप। ठीक है, इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे ना। तो जो वन और टू पोजीशन होती हैं, उन पोजीशंस को हम लोग कहते हैं ऑर्थो। जो वन और थ्री पोजीशंस होती हैं उनको हम लोग कहते हैं मेटा। जो वन और फोर पोजीशन होती है उनको हम लोग कहते हैं पैरा। ठीक है, यानी जो टू वन के रेस्पेक्ट में जो सेकंड पोजीशन है ये ऑर्थो हो गई। जो थर्ड पोजीशन है ये मेटा हो गई। और जो फोर्थ पोजीशन बची हुई है ये पैरा हो गई। PARA है ना, वो पैरा पोजीशन हो गई। समझ आ गए पोजीशन? ठीक है। अब जैसे ऐसे लगा दिया होता मैंने ग्रुप ना, जरूरी नहीं इसी पे अटैच करके देगा। मैंने यहाँ लगा सकता था OH। आपसे पूछे तो आप बोलेंगे ये टू पोजीशन है ना, तो ये जो टू पोजीशन है वो ऑर्थो होंगी। ये थ्री पोजीशन है ना, ये थ्री पोजीशन जो है वो मेटा हो गई। और ये पोजीशन फोर है ना, तो वो पैरा हो गई। ठीक है। सो सेकंड पोजीशन इज ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप, थर्ड पोजीशन इज मेटा, एंड फोर्थ पोजीशन इज पैरा। ठीक है। अब इसको आंसर कर रहे थे, इस क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए। देखिए ध्यान से समझना। हेलोजेंस के केस में कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? हेलोजेंस में क्लोरीन में कौन सा इफेक्ट लगाना पड़ेगा? -I। क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगता है? हेलोजेंस में कौन सा इफेक्ट लगता है? -I इफेक्ट लगता है ना। सबको समझ में आता है। और माइनस तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। देखो इससे ये सब ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सब में -I इफेक्ट लग रहा है। और -I इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। समझ आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? बाकी सब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इससे ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है। समझ आया ना? ये सारे स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे, ये वाले। ठीक है। अब ये जो पोजीशन है ना, सेकंड पोजीशन पे लगा है, थर्ड पे लगा है, फिर फोर्थ पे लगा है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी -I कम होता चला जाएगा। यहाँ पे -I मोर पावरफुल होगा, इधर जाके कम हो जाएगा, यहाँ जाके और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किस में लग रहा है -I? डी में। सॉरी, सबसे ज्यादा किस में लग रहा है? बी में। उससे कम सी, उससे कम डी, और ए में तो कोई इफेक्ट था नहीं। तो BCDA हो गया। समझ आया? यस नो में एक बार मुझे बताना चैट पे। समझ आया या नहीं आया ये बताओ। सभी लोग आंसर करो तो। हैंड्स अप, वो भी थम्स अप भी कर सकते हो, वो भी उस रिएक्शन से ही पता चल जाएगा। ठीक है।
अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पूछता है, एसिडिक नेचर के भी पूछता है, बेसिक नेचर के भी पूछता है, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि आगे चल के जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग CS2 माइनस लेके चलते हैं, सिर्फ लास्ट एग्जाम्पल है आज के लिए, फिर हम लोग कल एक इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन उसको पढ़ा के कार्बोकाटाइन वगैरह को थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कार्बोकाटाइन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। हर बार उसको रीअरेंज करना पड़ता है, लेकिन रीअरेंजमेंट में हम लोग रिंग एक्सपेंस और रिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ हाइड्राइड शिफ्टिंग और एल्काइल शिफ्टिंग है, फिनाइल शिफ्टिंग भी मुश्किल से पूछता है। बताइए इन चारों में कौन ज्यादा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ द फोर। ठीक है, या आप लोग इनको अरेंज कीजिए, A B C D E को अरेंज कीजिए। कैसे अरेंज करना है उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है सब लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ग्रुप। आपको ग्रुप का नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा इसका, प्लस है। प्लस एम कैसे पहचानोगे, अगर कोई ग्रुप है, मैं पहचानने का फिर से तरीका बता रहा हूँ, जिसके पास कोई लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो प्लस एम होता है। अगर कोई ग्रुप है जो ए, या तो उस पर CS2 माइनस लगा है, या वो A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B से जुड़ा हुआ है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, जैसे कि NO2 ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप हो गया, CN हो गया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH हो गया, ये सब उसी कंडीशन में आते हैं ना, इन्हीं को तो मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो डबली बॉन्डेड ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम वाले माइनस एम में आएंगे, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाले प्लस एम में आएंगे। ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होता है, इसलिए प्लस एम। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, कोई आंसर करेगा? यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, एनी वन ऑफ यू, अगर कोई आंसर कर सकता है तो जल्दी से आंसर करो। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, DCBA अकॉर्डिंग टू काजल, DCBA। बताइए, देखो यहाँ प्लस में इफेक्ट लगेगा ना, ध्यान से समझना सबको। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा इस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन है ये, मेटा पोजीशन। मेटा पे कौन सा इफेक्ट काम करता है, रेजोनेंस नहीं काम करता, तो कौन सा काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये कैसा हो गया, -I, और यहाँ पे कैसा हो गया, +N। समझ आया, अभी इसको कंक्लूड करेंगे। अब बताओ, ये प्लस वाले तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करा देंगे, माइनस वाला स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ना। और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है, माइनस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा C, फिर होगा A, वो ज्यादा होगा B और D से। अभी तक हमको इतना समझ आ गया है, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया ये बताओ। C, फिर A, वो ज्यादा होगा B और D से, क्योंकि B और D में प्लस इफेक्ट लग रहा है। इतना आंसर करो सब लोग, क्या ये समझ आया? अभी तक जो मैंने लिखा, अभी मैंने B और D को कैसे अरेंज करूंगा वो बताऊंगा। क्या इतना समझ आया आप लोगों को? शर्मा गए तुम लोग तो। क्या मैंने बोला, यहाँ पे लग रहा है प्लस इफेक्ट, +M, यहाँ पे लग रहा है +M, तो प्लस तो स्टेबिलिटी को कम कर देता है ना, माइनस बढ़ाता है। यहाँ पे लग रहा है -I, जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा। सिर्फ C ज्यादा होगा A से, B और D में +M इफेक्ट लग रहा है तो वो A से भी कम होंगे। अब क्या हम +M इफेक्ट के बेस पे इसको आंसर कर सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि M इफेक्ट तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ना, वो तो हर पोजीशन से सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जितना इफेक्ट वो ऑर्थो पोजीशन से प्रोड्यूस कर रहा होगा, उतना इफेक्ट वो पैरा पोजीशन से भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। यस और नो, समझ आ रहा है? तो जब हम अकेले एम इफेक्ट के बेस पे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसका एक और इफेक्ट भी तो था, +M के साथ साथ में क्या शो करता है, ये -I, ये भी -I। -I कहाँ से अच्छा लगेगा, इस वाली पोजीशन से। इसलिए बी जो है वो स्लाइटली मोर स्टेबल होगा किससे, D से। तो जब दोनों जगह सेम इफेक्ट लगे तो फिर दूसरा इफेक्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग इसका शेयर करूंगा, थोड़ा सा सोचिएगा तो आ जाएगा समझ में। अभी मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, देखो अगर आपको ऐसा कोई मिलता है, आपको रेजोनेंस ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करना है सबको। यहाँ ग्रुप लगा है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, यहाँ से कौन सा इफेक्ट काम करता है, M इफेक्ट।
और आई इफेक्ट दोनों करेगा। यहां से ये मेटा पोजीशन है, इस मेटा पोजीशन से सिर्फ कौन सा इफेक्ट काम करता है, आई। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। इस पैरा पोजीशन से कौन सा इफेक्ट काम करता है, एम और आई सब काम करता है। ठीक है। बस इस पोजीशन पे एम इफेक्ट काम करना बंद कर देता है, जो है मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट काम नहीं करता। ठीक है। तो आप ऐसे सोच लेना कि जहां पे पहले से एम है वहां एम नहीं लगाएंगे। समझ आ रहा है। अरे यहाँ मेटा पे एम तो पहले से ही, हाँ एम मेटा में एम आ रहा है, तो एक्स्ट्रा एम नहीं देना उसको, ये समझ ऐसे करके याद कर सकते हो, अब कहने का मतलब ये है। तो अपने आप से लॉजिक भी आप लोग बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन एम पे एम काम नहीं करेगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है चलो। आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपको रेजोनेंस ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ आर एस इनके, एनिलीन का आपको ड्रॉ करना है, और नाइट्रोबेंजीन का आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको दो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। बाकी जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिएगा, कल का और रहेगा बेसिक लेक्चर, फिर परसों से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक लेक्चर और है जिसमें हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं,